Okay, so after my introduction, let's talk about the subject political science. Here may be some of my enrolled students, but some of you are not enrolled yet. So, for both of them, I would like to tell you why you need to get enrolled into a political science session. So, उसके लिए कुछ मैंने जो है वो एनालिसिस बना के रखा हुआ है रिगार्डिंग कि पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज करनी चाहिए या पॉलिटिकल साइंस में स्टूडेंट्स फेल क्यों हो रहे हैं और सेशन या किसी मेंटोर का होना ज़रूरी क्यों है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट. Okay, so one of the good news is that we have just introduced our institute, that is the Bureaucrats Institute, like a few days ago. So now we are officially an institute. Now the question is, why political science? मैं आप लोगों की चैट्स या कोई अगर क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो बाद में देखूंगी, ठीक है. एनी हाउ, अभी हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को चूज करना जरूरी क्यों है या इसे चूज करने से हमें फायदे क्या हो सकते हैं. अब जो हमारा प्रीवियसली स्कोरिंग ट्रेंड रहा है उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि समहाउ पिछले तकरीबन 3 इयर्स 2 इयर्स पॉलिटिकल साइंस का स्कोर लेस रहा है, लाइक इन 2023 एंड 2024. लेकिन फिर 2025 में भी स्कोर अच्छा रहा. पॉलिटिकल साइंस चूज करने के लिए मैं हमेशा पहले भी यही कहती थी कि एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ऑल ऑफ अस बिलोंग्स टू डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स. मे बी सम ऑफ यू belongs to medical background, some of you are belongs to social sciences, other of you are maybe belonging to some engineering background or anyhow. So political science, when it comes to CSS, you need to choose 600 marks subject optionals. So all of them are of different categories. Whenever you come from a different background, it is very much difficult to opt different optionals and get command over all of them. सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि 6 डिफरेंट सब्जेक्ट करने के बजाय मैं ये सजेस्ट करती हूँ टू चूज अ 200 मार्क्स सब्जेक्ट. दैट कैन बी पॉलिटिकल साइंस, इवन इट कैन बी एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स. वो जो भी आप चूज करें दैट वुड बी कम्प्लीटली योर चॉइस, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस सजेस्ट करती हूँ. उसकी 2 से 3 रीज़न है. पहली रीज़न तो इसकी यही है कि 200 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट यू कवर 200 मार्क्स विद द सेम डोमेन. आपको उसके लिए अपना माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सेकेंडली, इसका जो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि इसकी समहाउ हमारे पास, अगर आप इसका पेपर 2 का पार्ट 2 देखते हैं तो वो रिलेट करता है फ्रॉम द पाकिस्तान अफेयर्स, फ्रॉम द करंट अफेयर्स. इट रिलेट्स टू कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज. So somehow it gives you current affairs relevance, somehow it overlaps. So आपका वहां पर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है. सो इसको एक सेपरेटली जो है वो आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अदर देन दैट, अगर हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की डीप इंसाइट्स लेते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ना, सो दैट गिव्स यू गुड एनालिटिकल स्किल्स. अब वाइल अपेयरिंग इन द CSS, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? डेफिनेटली there are numerous candidates. Again, there are numerous books. सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, हर बंदा पढ़ रहा है, लेकिन हर बंदे की मेंटल कैपेबिलिटीज या एनालिसिस सेम नहीं हो सकता. सो दैट गिव्स यू एन एज कि जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो आपका एक जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो एनहांस हो जाता है. ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि सोशल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते या जिनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा लाइफ में कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हों या पढ़ते हों. ये उन लोगों के लिए उनका जो एक एनालिटिकल एनालिसिस रिगार्डिंग करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब चीज़ों के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं होता. तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी एक एनालिटिकल स्किल्स बन जाती हैं जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं अच्छे आंसर्स लिखने में. डेफिनेटली इन पॉलिटिकल साइंस, अदर देन दैट करंट अफेयर्स में भी आपको हेल्प आउट करेगी. ऐसे में भी आप अगर
कोई करंट अफेयर से रिलेटेड या कंटेम्प्रेरी इशू पे लिख रहे हैं तो आपका एनालिसिस बिल्ड होगा। थर्ड, इसका जो हमारे पास बेनिफिट है, जिसको मैं तो बहुत एक्नॉलेज करती थी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, दैट वाज कि इसका सिलेबस बहुत स्ट्रक्चर्ड और मैनेजेबल है। अब अगर आप इसको, फॉर एग्जांपल कि इसके कंपटीशन कंपटीशन में हमारे पास होता है आईआर। अब आईआर इज समथिंग दैट इज रियली ओपिनियन बेस्ड, और उसमें आपकी बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हमारे हैं ना, उनकी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हो सकती हैं। सो डेफिनेटली जब एक ओपिनियन बेस्ड आप सब्जेक्ट कवर करते हो, तो आपको एक्सपेक्ट करना पड़ता है कि देयर इज ऑलवेज अ पर्सन हु इज बेटर देन यू। आप ये नहीं समझ सकते कि आप यू आर द बेस्ट। सो डेफिनेटली देर इज ऑलवेज अ पर्सन जिसका आपसे बेहतर एनालिसिस होगा, बेहतर ओपिनियन होगी। सो आयर समहाउ इज ओपिनियन बेस्ड, कहीं ना कहीं आपको वहां पर अपना इनपुट देना पड़ता है। जबकि अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, दैट इज मोर कॉन्सेप्चुअल। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा कॉम्पैक्ट सा सिलेबस है जो कि हमें क्लियरली बताता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना। यहाँ पर आपको ओपिनियन नहीं जनरेट करना, आपको सिर्फ एक एनालिसिस जनरेट करना है। वो एनालिसिस जनरेट करना है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा टू लिंक डिफरेंट टॉपिक्स। तो अगर इफ यू आर एबल टू लिंक द डिफरेंट टॉपिक्स, तो आपके पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर आ जाता है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगी कि 2023 वाज अ लो स्कोरिंग subject. Political science was a low scoring subject in 2023 attempt. Still, I managed to score 147. So जब आप एनालिसिस लिखते हो, आपने अच्छा पढ़ा हो, सब्जेक्ट हिट हो या ना हो, आपके अच्छा स्कोर आ जाता है। लिखना आना चाहिए, और आपको जो भी आपने पढ़ा हो ना, उसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेटली वही मैंने जो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, अगर आप ने ये चीज़ सीख ली है अपने मेंटोर से कि किस तरीके से आप डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक कर सकते हैं, तो वो आपको स्कोर दे के जाती है चीज़। इसके अलावा अगेन हमारे पास ये एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है 2 साल, लेकिन अभी हमने जो 2025 का एनालिसिस किया है उसके मुताबिक पॉलिटिकल साइंस अगेन हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में आ गया है। मोस्टली स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर्स, इवन हाई स्कोर्स भी आए हैं, अप टू 139 मैंने खुद देखे हैं अपने स्टूडेंट्स के। सो इट्स अगेन इन टू अ गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट नाउ। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है, वो है हमारी न्यू रिफॉर्म से रिलेटेड। आप लोगों को सबको पता होगा कि 2027 में एक्सपेक्टेड है कि जो हमारी रिफॉर्म्स सजेस्ट की गई हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। अब जब वो अप्लाई होंगी, इफ़ यू हैव गोन थ्रू दोज रिफॉर्म्स, तो आपने देखा होगा कि वहां पर हमारे पास ना डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का ग्रुप जो है फॉर दिस स्पेसिफिक ग्रुप्स, लाइक पास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीएसपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एफएसपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है हमारे सेवरल ग्रुप्स को कवर कर रहा है। सो दैट इज़ अ सेफ प्ले कि अगर आप अभी से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली अगर आप 2027 की अटेम्प्ट में भी जाते हो, तो आपको जब सब्जेक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, डेफिनेटली जो हमारी रिफॉर्म्स है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो रहे। पॉलिटिकल साइंस इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि उसमें भी मौजूद है और बहुत सारे ग्रुप्स को कवर भी कर रहा है। सो इट्स अ सेफ प्ले टू चूज पॉलिटिकल साइंस रादर देन एनी अदर सब्जेक्ट। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों चूज करनी चाहिए। अब दूसरी बात तो ये है कि हमें पॉलिटिकल साइंस सिर्फ चूज नहीं करनी, उसे पास भी करना है। इनफैक्ट उसमें अच्छा स्कोर भी करना है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है अच्छा स्कोर करने की। सो व्हाई नॉट वी गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, वो ये करते हैं कि उन्होंने कभी एग्जामिनर रिपोर्ट डाउनलोड ही नहीं किया। अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट देखें ना, तो हमारे पास एक 2016 की थी, एक 2019 में आई थी, और एक हमारे पास समराइज समरी जो है वो 2018 में भी आई थी। सो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा होता है कि हाउ टू डायरेक्ट आर प्रिपरेशन। लेकिन मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी रही है कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो मोस्टली उस चीज़ को नहीं देखते कि हमें किस तरीके से एग्जामिनर रिपोर्ट और वहाँ से वीकनेसेस एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। बट सम हाउ इन पॉलिटिकल साइंस मैं आपको ज़रूर गाइड करना चाहूँगी कि हम क्या मेजरली मिस्टेक्स कर रहे हैं और हमें इनको किस तरीके से ओवरकम करना है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस और नॉट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन और नॉट। लेकिन जो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हुई है ना, वो थोड़ी जनरलाइज्ड भी हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने लिखी जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए है।
बट ये समहाउ रिलेट करती हैं विद अदर सब्जेक्ट्स टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नॉट ओनली इन पॉलिटिकल साइंस, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी आप इसको एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर किया करें। अब हम आ जाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो मेजर मिस्टेक्स देखी गई हैं जिनकी वजह से 120 से स्कोर नीचे आता है। 120 प्लस जो स्कोर है ना, इट्स अ गुड स्कोर जो कि आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर लाइंग बिलो दैट, अब मे बी 110 और 120 की मार्जिन में तब दे सकती हूँ जब इट वॉज अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन इफ इट्स अ हाई स्कोरिंग, लाइक 2025 वाज हाई स्कोरिंग अटेम्प्ट, सो वहां पर जो है आपका 120 प्लस होना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं था? जब क्या हम देखते हैं कि सब लोगों ने सिलेबस सेम ही कवर किया है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिफरेंस कहाँ आता है? सो डिफरेंस यहाँ आता है कि स्टूडेंट्स जो है ना सिलेबस तो कवर कर लेते हैं, बट उसकी डीप इनसाइट्स नहीं करते। अब हमारे जो एग्जामिनर है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सुपरफिशियल आंसर्स दे रहे हैं, उनकी रूट लर्निंग नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि कुछ स्टफ उनको जो मिला है, फॉर एग्जांपल गाइड बुक्स या कहीं से, उसको बस उन्होंने क्रैम कर लिया है और उसी पे चल रहे हैं। कोई उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन नहीं की, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनर उसको कवर नहीं किया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं बाद में देखूंगी, आई एम नॉट सीइंग मैसेजेस फॉर नाउ। सेकेंडली, हमारे पास एग्जामिनर कहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो पुअर हैंडलिंग कर रहा है क्वेश्चन की। अब वो पुअर हैंडलिंग कैसे होती है? पुअर हैंडलिंग ऐसे होती है कि आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा गया और आप आंसर कुछ दे रहे हैं, आपने ये फोकस ही नहीं किया कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है। मैं एक लफ्ज हमेशा बोलती हूँ कि वेन एवर यू आंसर अ क्वेश्चन, हिट द क्वेश्चन डायरेक्टली। हिट द क्वेश्चन डायरेक्टली से ये मुराद होती है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपने उसको किसी साइंस के क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट नहीं करना। साइंस में हमारे पास, जनरल साइंस में हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर कॉजेज, ये वो जो भी एक्स्ट्रा चीज हमें आती होती है हम लिख देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंसेज, व्हेन इट कम्स टू एनी अदर सब्जेक्ट देन साइंस, तो हमें क्या करना होता है, आंसर क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करना होता है। हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब उसमें रेलिवेंट चीजें हम जो है वो उसमें मेंशन करते जा रहे हैं। एक सवाल पूछा गया है, सवाल पूछा गया है हॉब्स का, एक 2022 में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन हॉबेसियन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड राइट टू रेवोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स ने उसका पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, विच वॉज एक्चुअली यूजलेस। जब आप आर्ग्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड किसके लिए थे कि हाउ ही एक्सप्लेन्ड द लिमिटेड राइट टू रेवोल्यूशन, उसने किस तरीके से दिया और क्यों दिया। अब हम उसके वाई हाउ और उसकी आर्ग्यूमेंटेशन की बजाय क्या कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसका पूरा, कि उसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये था, उसकी स्टेट ऑफ नेचर ये थी, और उसकी ह्यूमन नेचर का एनालिसिस क्या था, विच वॉज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। सो ये चीजें आपने हमेशा अवॉइड करनी है। क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है आप उसी का आंसर करेंगे। अदर देन दैट, अगर आप उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री, व्हेन वाज ही बॉर्न, व्हेन वाज ही डाइड, उसकी लाइफ क्या थी, उससे चीजें हम कवर नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते क्यों हैं? वो इसलिए कि लेंथ पूरी करनी होती है, कि हमें पता है कि हमने जो है वो 8 साइड्स जो है वो कवर करनी है। अब वो 8 साइड्स कवर करने का तरीका जो है ना वो आपको तब आता है जब आप टेस्ट देते हो एंड गेट देम इवेलुएटेड फ्रॉम अ मेंटोर। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, मजीद जो आपको मिस्टेक्स बताई जाती हैं उनको इम्प्रूव करते हो, तो आपकी लेंथ कवर हो जाती है। लेकिन दैट डजेंट मीन कि आप उधर बैकग्राउंड या हिस्ट्री लिखने लग जाएं। ठीक है, सो इस चीज़ को अवॉइड करना। फिर आर्ग्यूमेंटेशन जो है ना वो वीक होती है। अब यहाँ पर वीक आर्ग्यूमेंटेशन से क्या मुराद है? अब वीक आर्ग्यूमेंटेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यूजलेस हैं। आपके आर्ग्यूमेंट्स यूजलेस नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने इन डेप्थ चीज़ों को नहीं पढ़ा, आपकी एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको स्ट्रांग बना सकें। आपने कहीं पे से कोई चीज़ पढ़ी और सिंपल लिख दी, आपने उसमें अपने पर्सनल इनपुट्स दिए ही नहीं, आपने उसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन दी ही नहीं, आपने उसको किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश की ही नहीं। तो वहां पर आपके आर्ग्यूमेंटेशन, जो आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं। आपने कहीं पर भी एक कोहेरेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। आपका एक पॉइंट जो है, एक आर्ग्यूमेंट जो है वो ईस्ट में है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका वेस्ट में है। सो इतना डिफरेंस जब आता है तो आपके आर्ग्यूमेंटेशन को वीक आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। उसके बाद आप कोटेशंस नहीं यूज कर रहे, एग्जाम्पल्स नहीं यूज कर रहे, ये सब चीजें आपको नुकसान देके जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक टू पॉलिटिकल साइंस, ये ओवरऑल ओवरऑल ही देखा गया है।
अब स्टूडेंट्स बैठे हैं एग्जाम करने, 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब वो क्या करेंगे कि आराम से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है ना उनका 11 साइड्स पे चला गया है, 11-12 साइड्स कवर कर ली हैं। फिर सेकंड किया, थर्ड किया, जब फोर्थ करने लगे टाइम देखा तो पीछे सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 5 बजने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपके पास 15 मिनट में कितना कुछ लिख सकते हैं आप? बामुश्किल 4 to 5 साइड्स लिखी जाएंगी, जिससे एग्जामिनर को ये आपका व्यू जाता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि जहां उसने आपको वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में 14-15 दिए होते हैं ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स अच्छे भी हों तब भी आपको वो 6-7 से ज्यादा नहीं देता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हमारी कुछ जनरल चीजें आ जाती हैं, जैसे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लाइक बहुत प्रोमिनेंट हो रही हैं, या आपकी जो स्पेलिंग्स हैं उसमें मिस्टेक्स हैं, तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों की जो मेजर रूट कॉजेज है ना वो ये हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा गाइड बुक्स पर रिलाई करने लग गए हैं। रिकमेंडेड बुक्स ऑफ एफपीएससी की लिस्ट शायद किसी ने देखी ही नहीं है। सिलेबस डाउनलोड करते हैं, सिलेबस देखते हैं, और इनफैक्ट सिलेबस भी डाउनलोड करने की क्या ज़रूरत है? गाइड बुक आप कोई भी लो, उसकी इनिशियल 2-3 पेजेस पे सिलेबस लिखा होता है। अब स्टूडेंट्स इस बात पे फोकस कर ही नहीं रहे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एफपीएससी। एफपीएससी किस बेसिस पे आपके एग्जाम्स ले रहा है, किस बेसिस पे एग्जाम्स चेक करेगा, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। आपने उस बुक की एनालिसिस किया ही नहीं, वो अच्छी है या नहीं। बस आपने देखा सिलेबस सारा कवर कर रही है, आपने लेके यूज करना शुरू कर दी। अब उसमें जो है ना वो आपको बहुत जेनेरिक चीजें मिलेंगी, उसमें आपको कोई अच्छी बुक की इनसाइट्स नहीं मिलेंगी, बहुत जेनेरिक चीजें होंगी। फिर अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में क्या एक और इशू भी कर रहे हैं, वो ये कि आप ये नहीं देख रहे, बस लिमिटेड से रिसोर्सेज देख लिए हैं, एक गाइड बुक देख ली है। अलोंग विद दैट जो हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज है ना उनका कंपैरेटिव एनालिसिस ही नहीं किया, कंपैरिजन ही नहीं किया आपस में। जो कि मैं शुरू से कह रही हूँ कि लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। थर्ड जो मिस्टेक होती है वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ये तो मैं अभी आपसे कहूंगी कि अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, मिड ऑफ अक्टूबर से ये चीज शुरू कर दें। आपकी वीक एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। वो क्यों होती हैं? क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। सिलेबस कवर कर लिया है, रफ नोट्स बना लिए, नीड नोट्स बना लिए, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे। दे आर नॉट गेटिंग देयर क्वेश्चंस इवेल्युएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे जितने भी अच्छे स्कोर आए हैं वो सिर्फ इस वजह से आए हैं। और जिन सब्जेक्ट्स की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी वहां पर मैं लो स्कोरिंग पे आ रही थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि आई स्कोर्ड अराउंड 59 इन जेंडर स्टडीज, क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। सो अगर मैंने प्रैक्टिस की होती तो लाइक 70+ तक उसका स्कोर आ जाता है जेंडर स्टडीज का। पंजाबी की प्रैक्टिस नहीं की थी, सो आई वॉज इन 50 समहाउ। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो आपके स्कोर उतने अच्छे नहीं आएंगे, बेशक जितनी मर्जी आर्गुमेंटेशन हो। प्रैक्टिस से स्पीड इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी, प्रैक्टिस से ही आपको आर्गुमेंटेशन बिल्डिंग आएगी। और फिर लास्ट हमारे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी आते हैं जो कि चीज़ों को सीरियस ही नहीं ले रहे। ये मैं यही कहूंगी कि मेरी भी इस मामले में भी बड़ी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, सवाल एक सवाल करते हैं, दो सवाल करते हैं, बस क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कब करनी है। बस यहाँ से ओपिनियन लेंगे, वहां से ओपिनियन लेंगे, थर्ड पर्सन से ओपिनियन लेंगे, 10 जगह से सिर्फ ओपिनियन ले रहे हैं। प्रैक्टिकलाइज नहीं कर रहे चीजों को, सिर्फ बातों पे चल रहे हैं। सो एट द एंड एग्जाम डे आ जाता है और वो सारी ओपिनियंस फिर वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं टू द एग्जाम, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि सब चीजों सबके सजेशंस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास कि पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन किस तरीके से आपने स्ट्रक्चर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना जब क्वेश्चन आता है ना, मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अब आपकी कोई भी
क्वेश्चन आया है उसकी आपकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग होनी चाहिए। ज़रूरत हो तो डेफिनेशन से स्टार्ट करो। डेफिनेशन से ये मुराद कि अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया है, जैसे लॉ लिबर्टी पे क्वेश्चन आ गया, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आया, किसी थ्योरी पे आ गया, किसी की पॉलिटिकल फिलोसफी पे आ गया, तो आप उसकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग शुरू करेंगे कि किस तरीके से उसकी की वर्डिंग है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके लिए आपने करना है क्या, स्ट्रक्चर क्या यूज करना है। स्ट्रक्चर इस तरीके से यूज करना है, हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसकी बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। अब जो हमारी बॉडी है वो विद हेडिंग्स और विद सब हेडिंग्स होनी चाहिए। अब जो हमारी कंप्लीट बॉडी है ना, दैट डज नॉट इंक्लूड्स एनी ऑफ द हिस्ट्री और इरेलीवेंट मटेरियल। उस बॉडी में हम लोगों ने लिखना क्या होता है, थ्योरी, उसकी लिंकिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके रिलेटेड फ्लो चार्ट्स, उससे रिलेटेड हमारी जो सब हेडिंग्स आ जाती हैं, या कोई भी आर्ग्यूमेंटेशन या क्रिटिकल एनालिसिस अगर आप ऐड करना चाहें, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब क्रिटिकल एनालिसिस डज नॉट मीन कि आप स्पेसिफिकली क्रिटिकल एनालिसिस की हेडिंग दे के क्रिटिकल एनालिसिस लिखें। क्रिटिकल एनालिसिस कुड बी योर कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग, जो कि आप विद इन द पैराग्राफ भी कर सकते हैं। जहां पर आप थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहां पर ही आप कुछ डिफरेंट पॉइंटर्स यूज करके या डिफरेंट मार्कर्स यूज करके वहां पर भी आप एक छोटी सी अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने पूरी क्वेश्चन लिखना है और फिर कंक्लूजन से पहले एक सेपरेट हेडिंग देनी है। सेपरेट हेडिंग देना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन अगर थ्रू आउट द क्वेश्चन, थ्रू आउट द आंसर, अगर आप हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं अपना एनालिसिस ओपिनियन दे रहे हैं या किसी कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहे हैं या एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सो वो भी आपका क्रिटिकल एनालिसिस में ही आता है। सेकेंडली, आपकी जो आंसरिंग होनी चाहिए वो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। अब इट डजेंट मीन कि आप ये सोचते हो कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजीज जो टफेस्ट हो हम वो यूज करें। आपका क्वेश्चन जब तक अंडरस्टैंडेबल है, एग्जामिनर आपके स्कोर कट नहीं करता। ठीक है। अब अगर आप कोई ऐसी चीज लिख देंगे जो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी स्कोरिंग जो है वो कम आएगी। बस अपना प्रिसाइजली लिखना है, कोई रिलेवेंट चीज नहीं लिखनी। कोई, आपकी हेडिंग्स जो है वो बहुत क्लियर, प्रिसाइज और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्या हेडिंग्स होती हैं और वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, ये हम तब बात करेंगे जब हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे एक लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। सेकेंडली, ये बहुत ज़रूरी है कि आप करंट चीज़ों से अपडेटेड रहें ताकि आप उसकी एग्जांपल्स कोट कर सकें इनटू पॉलिटिकल साइंस। अब एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमसे। एग्जामिनर की सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, एनालिटिकल बेस्ड आंसर्स हो, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, कहीं पर भी कोई वेग या ऐसी एम्बिगुअस बात ना लिखी हो जो कि समझ ना आ सके, अच्छी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हुई हो। उसके अलावा अगर हम रेलेवेंस लिखते हैं तो वो भी आपको अच्छी एक, दैट्स अ पर्क फॉर यू। सो एप्लीकेशन किस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अब बिल्कुल ऐसा ना हो कि एग्जांपल्स हम दे रहे हैं तो वही हमने पुरानी हिटलर की एग्जांपल रखी हुई है, वही हर जगह हम मेंशन करते जा रहे हैं। और लैंग्वेज का तो बहुत इशू है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, और ये लैंग्वेज जिसकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे में फेल होते हैं, वो यही रीज़न होती है। सो इस चीज़ की आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हाउ वुड आवर सेशन गोज, और उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगी। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि हमारा सिलेबस ब्रेक डाउन जो है ना वो ऑलमोस्ट 7 वीक्स हो जाते हैं। लाइक 6 to 7 वीक्स का एक आइडिया होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से सिलेबस चल रहा है, और क्लासेस में डेफिनेटली समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई डिस्कशन होती है, जो डिस्कशन थोड़ी लेंथी चली जाए, तो जितने टॉपिक्स जो हैं वो प्लान किए होते हैं समहाउ वो कवर नहीं हो पाते। लेकिन डिस्कशन क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों की भी पॉलिटिकल इंसाइट्स रहे, आपका ओपिनियन भी मैं सुनना चाहती हूँ। सो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक रफ आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि किस तरीके से हमारा सेशन चलेगा। इट वुड बी ऑलमोस्ट 6 to 7 वीक्स। बाकी कोशिश हमारी यही होगी कि 6 वीक्स में कवर हो जाए, विच वुड एंड इन लाइक स्टार्ट ऑफ नवंबर ऑलमोस्ट। ओके। तो हमारे जो वेस्टर्न फिलोसफी है, दैट इंक्लूड्स प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रोशो, मोंटेस्क्यू, कांट, हेगल, मार्क्स, बेंथम, मिल, लेनिन, माओ, पोपर, डेकार्ट, सार्त्रे,
जॉन रोल्स, फोकल, डेरिडा, फोकोजामा, ये ऑलमोस्ट 20 to 21 फिलोसफर्स हैं जो कि इंशाल्लाह हम सारे कवर करेंगे। और ये सारे कवर करने में हमारे तकरीबन 2 वीक्स लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है मुस्लिम फिलॉसफी। मुस्लिम फिलॉसफी की हमारे पास बहुत कम फिलोसफर्स हैं, 9 फिलोसफर्स हैं ओनली, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ फराबी, मावरदी, तूसी, गजाली, तैमिया, इब्ने खलदून, शाह वलीउल्लाह एंड इकबाल। उसके बाद हमारे पास आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर मैंने सिर्फ वो स्टेटमेंट यूज़ की है जो कि एफपीएससी के सिलेबस में होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे नेशन स्टेट सिस्टम, सॉवरेनिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद हमारे पास फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आ जाती हैं जिसमें डिफरेंट है, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिक्टेटरशिप, मोनार्की, अथॉरिटेरियनिज्म। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में और भी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर हमारे पास आ जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और मजीद लाइक इट्स अ वास्ट टॉपिक, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आ जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, सो ये लाइक 2 वीक्स ऑलमोस्ट इसमें लग जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास आ जाता है यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना वो मोर देन 1 वीक लगता है, ऑलमोस्ट 1 to 1.5 वीक लग जाता है, लाइक 6 to 7 लेक्चर्स इसमें लगते हैं इसको कवर अप करने के लिए। उसके बाद हमारा अगर वीक 7 पे चली जाती है समहाउ सिलेबस, सो उसमें हम कवर करते हैं पॉलिटिकल साइंस 2 का पार्ट 2, जिसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जैसे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल, जो हमारी पाकिस्तान की जितनी भी ब्रीफ हिस्ट्री है वो आ जाती है। इसमें हमारे पास 18th अमेंडमेंट आ जाती है, और फिर 2 टॉपिक्स जो है वो हमारे पीएमएस पंजाब के हैं जो हम कवर करेंगे, डेविड ईस्टर्न मॉडल एंड गैब्रियल एलमंड मॉडल। तो वो चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑलमोस्ट 7 वीक्स लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अब भी मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम पे हम चलते हैं। मेरी स्क्रीन शो शेयर हो रही है गूगल क्लासरूम की? नो मैम। 1 मिनट। ओके, अब शो हो रही है आई गेस, राइट? ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर के किस तरीके से हम कवर करते हैं चीज़ों को। ये हमारी सारी वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये जो अभी आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 21 फिलोसफर्स हैं जो कि हमने कवर किए हैं, ये मेरा प्रीवियस सेशन है। उसके बाद ये हमारे टेस्ट हैं जो कि ऑलमोस्ट हमारे 5 to 6 टेस्ट हो जाते हैं या 4 टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मुस्लिम फिलॉसफी आ जाती है जो कि 9 फिलोसफर्स हैं जो कि हम सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे। नेशन स्टेट, अब ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये मल्टीपल हैं जैसे नेशन स्टेट सिस्टम, सॉवरेनिटी। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन, लॉ, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारी कुछ आइडियोलॉजीज हैं जैसे फाशिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। उसके बाद हमारे ये पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो कि 9 हैं। फिर हमारे ये पाकिस्तान का पोर्शन है जो कि पाकिस्तान की ब्रीफ हिस्ट्री, पाकिस्तान का स्पेसिफिकली 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरेन पॉलिसी, 18th अमेंडमेंट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट का हिस्सा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जिसमें हमारे पास आता है प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज। और लास्ट पे हमारा जब सेशन एंड हो जाएगा तो हम ग्रैंड मॉक करेंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस 1 और 2 दोनों का होगा। ओके, मैं अब आपने जो चैट्स में मैसेज लिखे हैं वो देख लेती हूँ। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी वन ऑफ माय स्टूडेंट का। अच्छा जी, मैक्सिमाइज द स्क्रीन, मैंने उस टाइम पे मैसेज नहीं देखा था। ओके,
क्वेश्चन मैं खुद ही इवेल्युएट करती हूँ क्वेश्चंस, मैं किसी और से इवेल्युएट नहीं करवाती। अच्छा, इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स की जहाँ तक आप बात करें ना कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स कर ले, उसमें ना एक इशू है। देखिए पहले ना स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पे चलते थे कि इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स कर लिए, फिर हमने देखा कि एफपीएससी ना थोड़े से स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को ना टर्न डाउन करता है। एफपीएससी ने एक दफा सारे क्वेश्चंस ऐसे दे दिए, सारे फिलोसफर ऐसे दे दिए जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। डेकार्ट की फिलॉसफी आ गई, तुलसी की फिलॉसफी आ गई, तो स्टूडेंट्स ने पढ़ी भी नहीं थी। तो यहाँ पर फिर उस केस में प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देखें कि जैसे सार्त्री और डेकार्ट है ना, ये दो ऐसी फिलॉसफीज हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस से बहुत कम रिलेशन है इनका, लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हमने देखा कि सार्त्री की फिलॉसफी पे भी क्वेश्चन आ चुका है और डेकार्ट पे भी आ चुका है। सो ये चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप जो एनालिसिस बना रहे हैं अपना पास पेपर एनालिसिस, जो इंशाल्लाह मैं भी शेयर करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि वो एकेडमी के पेज पे मैं शेयर कर दूँ, तो उसके थ्रू भी आप लोग देख लीजिएगा। सो उसमें ना फिर ये चीज़ ज़रूर आ जाती है कि आप इम्पोर्टेंट को ज़्यादा टाइम दे दें, और जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे आप उनको थोड़ा कम टाइम दे दें, लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही ज़ीरो पे छोड़ दें। टाइम बहुत कम रह गया, तो काइंडली ऐसे सोर्स बताएं जिससे कम टाइम में तैयारी हो सके। देखिए पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसकी आपकी कम टाइम में तैयारी अगर आप करते हैं तो आपके पास यही ऑप्शन बचते हैं कि आप गाइड बुक से पढ़ लें। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एग्जामिनर रिपोर्ट दिखा है, एग्जामिनर रिपोर्ट में क्लियरली ये लिखा है कि ये जो ओवर रिलायंस ऑन द गाइड बुक्स है ना, जिसकी वजह से स्कोर अच्छा नहीं आता। आपने सिर्फ पास तो नहीं करना, आपने अच्छा स्कोर भी लेना है। तो अच्छा स्कोर लेने के लिए आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, और वो अच्छे नोट्स टाइम लगता है बनने में, ऐसा नहीं होता। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर लें और अलॉन्ग विद दैट पॉलिटिकल साइंस प्रिपेयर कर लें। हाँ, मुझे इस बात का आइडिया है कि इसका पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स से क्लैश आ रहा है, लेकिन फॉर दैट पर्पस हम लोगों ने यही डिसाइड किया, क्योंकि हमारे जो है ना वो मल्टीपल इस वक्त जो है वो कोर्सेज चल रहे हैं। तो उसकी वजह से फिर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से स्केड्यूल किया है कि अगर कोई मल्टीपल कोर्सेज लेता भी है, फॉर दैट पर्सन रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल होंगी सबके लिए। लेकिन जो लाइव क्लासेस नहीं ले रहा, वो अगर उसकी कोई क्यूरी है तो वो पर्सनली व्हाट्सएप पे क्यूरी कर सकता है। और जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं हूँ, वी विल बी अवेलेबल उन लोगों के लिए जिनका टाइम क्लैश कर रहा है। अब इशू ये है कि हम सेशंस डिले नहीं कर सकते, बिल्कुल जो है वो लास्ट मोमेंट आ चुकी है, तो अब सेशन जो है वो डिले नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से सारे सेशन स्टार्ट करवा दिए गए हैं। टाइमिंग्स कुछ ही क्लैशेस तो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और हम खुद भी अवेलेबल होंगे आप लोगों की क्यूरीज के लिए। जिसने प्रिपरेशन ही सितंबर में स्टार्ट की है, वो क्या करे, कैन आई रिलाई ऑन योर लेक्चर्स? डेफिनेटली। उसमें अब ये है कि मैंने खुद जो है वो जुड हारमन पढ़ी हुई है, मैंने मल्टीपल सोर्सेज पढ़े हुए हैं, जो सारे नोट्स हैं हमारे वो रिकमेंडेड बुक्स ऑफ एफपीएससी से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक लेक्चर का जो है वो सैम्पल भी अभी दिखा दूंगी। अब देखें इसमें ना ये चीज़ आ जाती है कि अगर तो आप गाइड बुक्स पर रिलाई करते हैं तो वो उधर इतना क्वालिटी मटेरियल नहीं होता। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए अभी नहीं हो सकता। बाकी अगर आप सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल होंगे। बाकी इवेल्युएशंस होंगी, उससे आप अपनी गलतियों इवेल्युएशंस करवाएंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल स्कोर रियली वेल। और मेरे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 130 प्लस स्कोर कर चुके हैं इन 2025 अटेम्प्ट्स। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? 4 मंथ्स इनफ होते हैं, लेकिन उन 4 मंथ्स में फिर आप सर भी नहीं उठाएं अपनी बुक्स की से नजरें भी ना उठाएं, फिर 4 मंथ्स इनफ होते हैं, अदरवाइज 4 मंथ्स इनफ नहीं होते। एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो कि एक एवरेज स्टूडेंट करता है वो 6 to 8 मंथ्स मिनिमम होते हैं। अगर इफ़ यू आर अ लो एवरेज स्टूडेंट तब आप नहीं कर सकते, इफ़ यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट एंड और एटलीस्ट अबव एवरेज, तो उसमें फिर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 4 मंथ्स में, लेकिन आपने नज़र भी नहीं उठानी किताब से।
तब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लाइक डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। हाँ जी, मैंने पढ़ लिया है आसिया, मैंने अभी आपको रिस्पॉन्स भी किया है कि बिल्कुल नोट्स और लेक्चर्स वुड बी इनफ। नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और जो लेक्चर्स डिलीवर होंगे, समटाइम्स ये होता है कि डेफिनेटली मैं अपना कंप्लीट 100% नॉलेज जो है वो एक स्लाइड पे तो नहीं उतार सकती, लेकिन लेक्चर्स में मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बोलती हूँ। लाइक मे बी 10% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं होती और मैं लेक्चर में डिलीवर कर रही होती हूँ। तो उसमें फिर ये है कि जो आपको नोट्स शेयर किए जाएंगे, यू कैन गेट देम प्रिंटेड आउट, और उसके बाद आप जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उसी पे नोट्स बनाते जाएं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मंडे टू थर्सडे क्लासेस हैं। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? उस पे डेफिनेटली हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि मैं आउटलाइंस बनवाऊंगी, लेकिन पास्ट पेपर एनालिसिस जरूर आपसे शेयर किया जाएगा। बेस्ड अपॉन दैट आपको ये जरूर समझ में आ जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस किन टॉपिक्स के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का जब एक लेक्चर होगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। अब डेफिनेटली ऑलरेडी हमारा 7 वीक्स का सेशन चल रहा है, उसमें हम ऐसा जरूर है कि टॉपिक के से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक टॉपिक पे अगर 10 क्वेश्चंस हैं या 5 क्वेश्चंस हैं वो हम सब के सब डिस्कस नहीं कर सकते। उसके लिए फिर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मॉक्स वगैरह ज्वाइन करने चाहिए, सो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट बेनिफिट देंगे। क्रैम नहीं करना, वो मैं आपको हम मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बता दिया 2-3 दफा कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का एक सेपरेट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से लेके चलना है। वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन, आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहता। उस पे मेहनत कर ली है आपने, उस पे आपने थोड़ा टाइम लगा लिया कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से आंसर करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन, नॉट ओनली फॉर द पॉलिटिकल साइंस, आपने ये चीज सीख ली कि टेक्निक क्या होती है, आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मे बी यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट अ क्वेश्चन जिसकी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज भी हो, लेकिन इवन देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन कि आपके एटलीस्ट 8-9 मार्क्स आ जाएं। इतना आप अटेम्प्ट कर सकेंगे अगर आपको लिखना आ जाए कि किस तरीके से लिखा जाता है। पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेटली वो सेपरेट ग्रुप है, आप कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें, वो आपको ऐड कर देंगे। हेडिंग्स कैसे बनाते हैं वो डेफिनेटली जरूर बता दिया जाएगा। सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन हेडिंग्स कैसे बनानी है एक दफा आ गई तो वो सब पे वही फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम हो रहा है 9:15। ओके, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, अदरवाइज मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगी और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्लो चार्ट्स एंड कोटेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो आप ये समझें कि जब मैंने आपसे ये बात बोली थी कि आप लेंथ कैसे पूरी करते हैं, अब लेंथ पूरी करने के लिए फ्लो चार्ट्स और कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास रेलिवेंट कोटेशंस हैं, जी रुबाब मैं आपकी बात सुनती हूँ, अगर आपके पास रेलिवेंट कोटेशंस हैं, फ्लो चार्ट्स आप अच्छे बनाते हो, तो आपकी वैसे ही लाइक ऑलमोस्ट 1 to 1.5 पेज जो है उसी से कवर हो जाता है। ठीक है।
तो ये इसके इस चीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थर्डली, आपकी प्रेजेंटेशन उससे बेहतर होती है। और फोर्थली, जब आप कोटेशन लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि इस बच्चे ने मेहनत की है, तो वो आपको बहुत फायदा देके जाती है। हाँ जी रुबाब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज थोड़ी स्लो है। मैम अब ठीक है। जी जी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम सेशन ज्वाइन करते हैं तो एक मॉक हम, तो उसके अलावा अगर कोई एवेल्युएशन करवानी हो क्वेश्चन की अटेम्प्ट करके, तो वो पॉसिबल है सेशन में सेपरेटली? देखिए, वीकली ना आपके वीकली टेस्ट हो रहे होंगे। जो वीक में हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं ना, वो एट द एंड, जैसे मंडे टू थर्सडे जो भी कवर होगा सिलेबस, आपका उसका सैटरडे को टेस्ट होगा। तो वो डेफिनेटली, वो तो आपका टेस्ट ऑलरेडी हमारे पास जो है वो स्केड्यूल्ड है, तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम।